गुरुजी प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप शिक्षक बंधुओं एवं शिक्षिका बहनों का एक बार फिर से स्वागत है। यह वीडियो हमने ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 2 पर बनाया है। इस वीडियो में ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 2 के अंतर्गत आने वाले बिंदुओं को बताया है। यह है भाग 2। इसमें लर्निंग आउटकम एवं आकलन, लर्निंग आउटकम शैक्षिक संप्राप्ति और उसके आकलन के बारे में बताया गया है। इसमें जो बिंदु दिए गए हैं इस भाग के अंतर्गत, पहला है लर्निंग आउटकम अवधारणा, दूसरा अधिगम स्तर में अंतर यानी लर्निंग गैप्स, तीसरा सीखने के स्तर का आकलन, 4 बच्चों का चिन्हांकन और नंबर 5 है आधारभूत शिविर या ध्यानाकर्षण शिविर। चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। पहला है लर्निंग आउटकम एवं आकलन। इसमें बताया गया है, आप भली भांति अवगत हैं कि विद्यालयीय पाठ्यक्रम का निर्धारण एवं पाठ्यपुस्तकों कार्यपुस्तिकाओं का निर्माण विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित दक्षताओं के विकास को ध्यान में रखकर किया गया है। शिक्षक पाठ्यपुस्तकों कार्यपुस्तिका व अन्य शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से अपनी कक्षा शिक्षण गतिविधियों को संचालित करते हैं। वास्तव में कक्षा शिक्षण के उपरांत सबसे महत्वपूर्ण एवं व्यवहारिक पक्ष यह है कि क्या बच्चे उन दक्षताओं को प्राप्त कर रहे हैं अथवा नहीं। लर्निंग आउटकम अधिगम संबंधी परिणाम। लर्निंग आउटकम इसी बात पर बल देते हैं कि मात्र शिक्षक ही नहीं अपितु अभिभावक भी यह जाने कि उनका बच्चा जिस कक्षा में है उस कक्षा के विभिन्न विषयों में उसे क्या क्या ज्ञान होना चाहिए और क्या क्या ज्ञान उसने अर्जित कर लिया है। यानी विभिन्न विषयों में उसे क्या क्या ज्ञान होना चाहिए और अभी तक क्या क्या ज्ञान उसने उन विषयों में अर्जित कर लिया है। यहाँ कक्षा शिक्षण का एक चार्ट बनाया गया है, कक्षा शिक्षण ट्री। इसमें इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सामान्य कक्षा शिक्षण चॉक टॉक, सामान्य कक्षा शिक्षण वॉक टॉक। इसमें है अंक आधारित परीक्षा माध्यम प्रश्न पत्र, इसका परिणाम संख्यात्मक ज्ञानात्मक सूचनाओं का प्रकटीकरण। दूसरा वाला लर्निंग आउटकम आधारित कक्षा शिक्षण नवाचारी गतिविधियाँ ICT, इसके बारे में बताया गया है। इससे क्या होता है, गुणात्मक एवं संख्यात्मक अवलोकन किया जाता है। इसके परिणाम क्या होते हैं, परिणाम विषयगत दक्षताओं की संप्राप्ति, नवीन ज्ञान का सृजन, नैतिक मानवीय एवं संवैधानिक गुणों का विकास होता है इससे। तो दोनों में ये अंतर है, सामान्य कक्षा शिक्षण में और लर्निंग आउटकम आधारित कक्षा शिक्षण में। अब है ध्यानाकर्षण में लर्निंग आउटकम अधिगम संबंधी परिणाम से आशय उन परिणामों दक्षताओं से है जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। यह एक परिणाम आधारित लक्ष्य है जो कि बच्चे की प्रगति का आकलन गुणात्मक तथा संख्यात्मक रूप से करने में अवलोकन बिंदु प्रदान करता है। अब नंबर आता है लर्निंग आउटकम की अवधारणा को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर और स्पष्टता से समझा जा सकता है। इसमें कुछ बिंदु बताए गए हैं जो लर्निंग आउटकम की अवधारणा को और अधिक स्पष्ट करते हैं। पहला है लर्निंग आउटकम बच्चों को प्राप्त दक्षता का मूल्यांकन करने और शिक्षकों को आगामी शिक्षण संबंधी दिशा प्रदान करने पर बल देते हैं। नंबर 2 परिणाम आधारित लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए शिक्षक अपने सोच ज्ञान व अनुभव के आधार पर शिक्षण विधियों नवाचारों एवं ICT का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यह बच्चों को जानने समझने एवं पुस्तकीय ज्ञान का व्यवहार में उपयोग करने के लिए बच्चों में तर्क चिंतन एवं कल्पना शक्ति के विकास पर बल देते हैं। आइए हम लर्निंग आउटकम को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। नीचे कक्षा 1 हिंदी विषय के कुछ मूलभूत लर्निंग आउटकम दिए गए हैं।
पहला है, बच्चे परिवेशीय ध्वनियों, बोलियों, वाहन, घंटी आदि की ध्वनियों को पहचानते हैं। दूसरा, बच्चे प्रथम एवं अंतिम ध्वनि वाले शब्दों को पहचानते हैं, जैसे पग, पर, पल, जग, पग, हल, चल आदि। बच्चे वर्ण या अक्षर की आकृति को पहचानते हैं। बच्चे वर्णों को जोड़कर अमात्रिक शब्द बनाते एवं पढ़ते हैं, जैसे जल, हल, नल, चल, मगर, डगर आदि। बच्चे वर्णों एवं अमात्रिक शब्दों को उनकी सही बनावट में लिखते हैं। इसी प्रकार सभी विषयों की पाठ्यपुस्तकों में लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं। अब हम लर्निंग आउटकम के व्यवहारिक पक्ष को एक उदाहरण से समझते हैं। कक्षा 3 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को गणित की कक्षा में जोड़ घटाना पर आधारित इबारती प्रश्नों को हल करना सिखाया गया। इसी कक्षा का एक छात्र राहुल बाजार से सामान लाने के लिए जाता है। यदि वह सामान लेकर बचे हुए रुपयों का हिसाब सही रख रहा है तो इसका आशय यह निकलता है कि राहुल जोड़ घटाव की संक्रिया का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर चुका है और यह ज्ञान उसके दैनिक जीवन में सीखने के प्रतिफल के रूप में परिलक्षित हो रहा है। इस प्रकार लर्निंग आउटकम हमें स्पष्ट रूप से यह बताता है कि बच्चे ने कौन कौन सी दक्षताएं हासिल कर ली हैं। अब आता है नंबर 2 का, अधिगम स्तर में अंतर यानी लर्निंग गैप्स। इसके अंतर्गत बताया गया है कि अभी तक हमने लर्निंग आउटकम एवं इसकी आवश्यकता क्यों है इस पर समझ बनाई। हमने यह जाना कि लर्निंग आउटकम बच्चों की वास्तविक सीख के बारे में स्पष्ट सूचना देता है। किसी भी शिक्षक के लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि उसकी कक्षा में बच्चों की वास्तविक स्थिति क्या है। एक परिस्थिति पर विचार करते हैं। आप उच्च प्राथमिक विद्यालय में गणित के शिक्षक हैं तथा कक्षा 8 के बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या आप सोचते हैं कि कक्षा 8 में प्रवेश लेने वाले सभी बच्चों ने कक्षा 7 तक की गणित की मूलभूत दक्षताओं को प्राप्त कर लिया है? इसी प्रकार यदि आप हिंदी या अंग्रेजी या विज्ञान के शिक्षक हैं तो क्या आप कह सकते हैं कि सभी बच्चों ने कक्षा 7 तक के संबंधित विषयों की मूलभूत दक्षताएं प्राप्त कर ली हैं? ज़्यादातर शिक्षकों का उत्तर न में होगा। इस संबंध में सरकारी विद्यालयों में किए गए अध्ययन भी यह बताते हैं कि बच्चों का वास्तविक अधिगम स्तर तथा कक्षा अनुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर में अंतर यानी गैप होता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या आप इस स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए सामान्य शिक्षण करते रहेंगे? क्या पाठ्यक्रम को पूरा करना ही आपका उद्देश्य होगा या फिर आप ऐसी स्थिति में अधिगम स्तर के अंतर को कम करने का प्रयास करेंगे? सीखने के स्तर का आकलन। अब आता है तीसरा बिंदु। आप बच्चों की प्रगति का आकलन कैसे करते हैं? ये प्रश्न उठता है कि आप बच्चों की प्रगति का आकलन कैसे करते हैं? सामान्यतः उत्तर होगा सत्र परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा के माध्यम से। आमतौर पर ऐसा ही अब तक होता आया है। यदि किसी परीक्षा में एक बच्चा किसी विषय में 50 में से 40 अंक प्राप्त करता है तो क्या आप बता सकते हैं कि उसे क्या नहीं आ रहा है? क्या प्राप्तांक को देखकर आप बता सकते हैं कि बच्चे ने क्या क्या सीख लिया है या बच्चे ने उस विषय में कक्षा अनुरूप किन किन मूलभूत दक्षताओं को प्राप्त कर लिया है? अंक आधारित मूल्यांकन हमें बच्चों की वास्तविक सीख स्तर को नहीं बता पाता है। यह इतना बताता है कि बच्चे ने 70% या 80% अंक प्राप्त किए और इससे माना जा सकता है कि बच्चे ने लगभग इतने प्रतिशत पाठ्यक्रम को समझा भी है। कोई शिक्षक यदि जिज्ञासु है तो उत्तर पुस्तिका को देखकर वह यह जान सकता है कि बच्चे ने किन किन बिंदुओं को समझ लिया है। इससे आगे इस प्रकार के मूल्यांकन का और कोई उपयोग नहीं होता है। इस चर्चा से यह स्पष्ट है कि इस प्रकार का मूल्यांकन बच्चों के अधिगम स्तर के अंतर को समझने तथा इसे कम करने में मददगार नहीं है। अब आप निश्चित रूप से यह सोच रहे होंगे कि वास्तविक अधिगम स्तर तथा अपेक्षित अधिगम स्तर के मध्य अंतर को आखिर कैसे पता करें। इसके बाद एक प्रश्न और भी है।
अधिगम स्थिति में अंतर को ज्ञात करने के पश्चात एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। यानी अधिगम स्थिति में अगर अंतर आता है और आपको ये पता चल गया तो उसके बाद आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे। अधिकांश शिक्षकों के लिए परेशानी यह है कि अधिगम स्तर में अंतर की स्थिति में बच्चे वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम को कैसे पूरा कर पाएंगे। उदाहरण के लिए यदि बच्चा वर्ण पहचान नहीं कर पा रहा है तो वह पाठ कैसे पढ़ेगा, उसे कैसे समझेगा। उसी प्रकार यदि बच्चा 1 या 2 अंकों का जोड़ नहीं कर पा रहा है तो वह हासिल का जोड़ या फिर गुणा भाग और बीजगणित के सवालों को कैसे हल करेगा। आपने यह भी अनुभव किया होगा कि कुछ विद्यार्थी भाग के प्रश्न करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, यद्यपि उन्हें गुणा करना अच्छी तरह से आता है। ये परिस्थितियाँ एक शिक्षक के लिए काफ़ी कठिनाई पैदा करती हैं। अब आता है नंबर बच्चों का चिन्हांकन। एक शिक्षक होने के नाते उपरोक्त स्थितियों में आप क्या करेंगे। अब हम चर्चा के 2 बिंदु अधिगम स्तर में अंतर को कैसे पता करें तथा ऐसी स्थिति में एक शिक्षक क्या करे इस पर विचार करते हैं। पहला है शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में आपकी कक्षा 3 से 8 तक में जब बच्चे प्रवेश लेते हैं तब आरंभिक परीक्षण के माध्यम से प्रत्येक बच्चे के वर्तमान अधिगम स्तर का पता लगाया जा सकता है। इससे आपको बच्चों के अधिगम स्तर में अंतर का पता चल जाएगा। फिर आप आवश्यकता अनुसार अपनी शिक्षण योजना बनाकर अधिगम स्तर के अंतर यानी गैप्स को कम करने का प्रयास कर सकेंगे। आरंभिक परीक्षण के लिए प्रत्येक विषय में आधारभूत आकलन प्रपत्र बनाना होगा। इसके प्रश्न पिछली कक्षा तक की मूलभूत दक्षताओं लर्निंग आउटकम के आधार पर बनाए जाएंगे। इसके लिए मूलभूत दक्षताओं की विषयवार सूची पूर्व में ही बना लें। उदाहरण के लिए कक्षा 8 के बच्चों के आधारभूत आकलन प्रपत्र में कक्षा 1 से 7 की मूलभूत दक्षताओं के आधार पर प्रश्न बनाए जाएंगे। यहाँ यह ध्यान रखना है कि प्रत्येक प्रश्न किस कक्षा के किस लर्निंग आउटकम पर आधारित है, यह अलग से अवश्य लिख लिया जाए। इससे बाद में शिक्षकों को यह जानने में आसानी होगी कि किस लर्निंग आउटकम पर बच्चों के साथ कार्य करना है। साथ ही अधिगम स्तर के अनुसार उनके समूह निर्धारण में भी आसानी होगी। प्रश्न बनाते समय यह भी ध्यान रखना है कि इसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक व तर्कात्मक प्रश्न शामिल हों। कुल प्रश्नों का 20% प्रश्न ज्ञानात्मक, 50% बोधात्मक, 20% अनुप्रयोगात्मक व 10% तर्कात्मक प्रश्न होंगे। यह आवश्यक है कि प्रश्नों की संख्या अधिक ना हो ताकि बच्चे उन्हें आसानी से हल कर सकें। भाषा हिंदी व अंग्रेजी में मौखिक, लिखित व पढ़ने से संबंधित प्रश्न होंगे। आरंभिक परीक्षण की प्रक्रिया में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे। आरंभिक परीक्षण के पूर्व में ही विषयवार आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बनाकर रख लें। प्रत्येक प्रश्न किस लर्निंग आउटकम पर आधारित है इसकी भी एक सूची बना लें। एक लर्निंग आउटकम के लिए एक ही प्रश्न होंगे। इस प्रपत्र में कक्षा 3 से 5 के बच्चों के आकलन के लिए कुल 15 प्रश्न होंगे, जिनमें 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ तथा 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव। उसी प्रकार 6 से 8 के लिए कुल 25 प्रश्न होंगे, जिनमें 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव तथा 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव होंगे। आवश्यकता अनुसार प्रश्नों की संख्या कम भी हो सकती है, लेकिन प्रश्न वस्तुनिष्ठ व आत्मनिष्ठ दोनों प्रकार के होंगे। प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक विषय का पूर्णांक 45 अंक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर पूर्णांक 75 अंक निर्धारित किया गया है। दोनों स्तर पर सभी प्रश्न 3 अंक के होंगे। प्रश्न पत्र की कुंजी पहले से ही तैयार कर लें। यह भी एक बिंदु है बहुत ही महत्वपूर्ण कि प्रश्न पत्र की कुंजी आंसर की भी पहले से ही हम तैयार कर रख लें। आरंभिक परीक्षण के दौरान नंबर 2, परीक्षण शुरू होने के पूर्व शिक्षक कक्षा के माहौल को हल्का बनाएं ताकि बच्चे सहज होकर प्रश्नों के उत्तर दे सकें। उन्हें यह बताएं कि इसका उनकी वार्षिक परीक्षा से कोई संबंध नहीं है, साथ ही यह किसी प्रकार से शिक्षक का भी मूल्यांकन नहीं है। आत्म परीक्षण के समय बैठक व्यवस्था इस प्रकार रखें कि बच्चे एक दूसरे की नकल ना कर सकें। आगे है शिक्षक बच्चों को किसी भी प्रश्न को ना पढ़कर सुनाएंगे, ना ही इसके बारे में कोई बात करेंगे। बच्चे किसी प्रश्न को पढ़कर समझ पा रहे हैं या नहीं,
यह जानना भी इस आकलन का एक प्रमुख उद्देश्य है। अच्छा हो यदि प्रत्येक बच्चे के पास प्रश्न पत्र की एक कॉपी हो। यदि ऐसा संभव नहीं है तो प्रश्नों को साफ साफ अक्षरों में श्याम पट पर लिखें। प्रत्येक बच्चे के पास उत्तर लिखने के लिए कॉपी या अतिरिक्त पन्ने अवश्य हों। अब आता है नंबर 3, आरंभिक परीक्षण के उपरांत समूह निर्धारण। परीक्षण के उपरांत बच्चों की उत्तर पुस्तिका को पहले से तैयार कुंजी के आधार पर जांचें तथा अंक प्रदान करें। उत्तरों के लिए 0, 1, 2 या 3 अंक प्रदान करें। यह कार्य आरंभिक परीक्षण के 2 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। कक्षा के सभी बच्चों की एक सूची तैयार कर लें जिसमें प्रत्येक प्रश्न के सापेक्ष उनके प्राप्तांक दर्ज हों। जिस प्रश्न में 3 अंक मिले हों उसका अर्थ यह है कि बच्चे को वह लर्निंग आउटकम पूर्णतः प्राप्त है। जिसमें 1 या 2 अंक मिले हो वह उसे आंशिक रूप से प्राप्त कर रहा है तथा इसमें 0 अंक मिले हो वह उसे बिल्कुल भी प्राप्त नहीं है। जिन लर्निंग आउटकम में 0, 1 या 2 अंक मिले हैं उस पर उन बच्चों के साथ शिक्षकों को और कार्य एवं सहयोग करने की आवश्यकता है। ऐसे बच्चों की एक सूची बना लें। आप निम्नवत तरीके से उक्त सूची को तैयार कर सकते हैं। नोट दिया गया है, यह तालिका मात्र आपकी समझ के लिए है। आपको इस प्रकार की एक विस्तृत सूची प्रत्येक विषय या उनकी मूलभूत दक्षताओं की तैयार करनी होगी। इसमें एक सूची बनाई गई है। तालिका, विद्यालय का नाम, कक्षा 2, क्रम संख्या है, बच्चों का नाम, विषय हिंदी, विषय गणित, वर्णों को पहचान रहा है, बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़ रहा है, 2 वर्णों वाले मात्रा शब्दों को पढ़ रहा है, शब्दों को पढ़ रहा है। इसे गणित में भी है। इस तालिका के हिसाब से हम एक तालिका रजिस्टर बना सकते हैं जिसमें कक्षावार हर बच्चों का अलग अलग दक्षता दिखाई जाएगी नंबर के हिसाब से। सूची या तालिका बनाने के बाद आवश्यकता अनुसार बच्चों का निम्नलिखित प्रकार से समूह निर्धारण कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर ABC 3 समूह का निर्धारण। समूह ए, प्राथमिक स्तर पर ABC 3 समूह बनाया जाएगा। इसमें समूह ए, समूह बी, समूह सी। समूह ए में आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउटकम में 2 या 3 अंक प्राप्त करते हुए कक्षा 3, 4, 5 के जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 21 से 45 अंक के मध्य होंगे उन्हें समूह ए में सम्मिलित किया जाएगा। समूह बी, आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउटकम में 1 अंक प्राप्त करते हुए कक्षा 3, 4, 5 के जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 16 से 20 अंक के मध्य होंगे उन्हें समूह बी में सम्मिलित किया जाएगा। समूह सी, अब नंबर आता है समूह सी का। आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउटकम में 0 अंक प्राप्त करते हुए कक्षा 3, 4, 5 के जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 15 अथवा इससे कम होंगे उन्हें समूह सी में सम्मिलित किया जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए इसी तरह है। इसमें भी 3 समूह बनाना है ABC। समूह ए, आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउटकम में 2-3 अंक प्राप्त करते हुए कक्षा 6, 7, 8 के जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 35 से 75 के मध्य होंगे उन्हें समूह ए में सम्मिलित किया जाएगा। समूह बी, आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउटकम में 1 अंक प्राप्त करते हुए कक्षा 6, 7, 8 के जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 26 से 34 के मध्य होंगे उन्हें समूह बी में सम्मिलित किया जाएगा। अब आता है समूह सी। आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउटकम में 0 अंक प्राप्त करते हुए कक्षा 6, 7, 8 के जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 25 अथवा 25 से कम होंगे उन्हें समूह सी में सम्मिलित किया जाएगा। अब इसमें एक नोट दिया गया है विशेष। इसमें विशेष क्या है? 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर की अवधि में समूह सी तथा समूह बी के विद्यार्थी जैसे जैसे लर्निंग आउटकम की प्राप्त करते जाएंगे उन्हें सभी विषयों के शिक्षक अपने विषय के अगले समूह में प्रोन्नत करते जाएंगे। यह प्रक्रिया प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर लागू रहेगी। ध्यानाकर्षण शिविर के पश्चात शिक्षण तकनीकियों का उपयोग करते हुए शिक्षण योजना बनाकर दैनिक कक्षा शिक्षण नियमित रूप से किया जाएगा। उक्त परिणामों के आधार पर इसी प्रकार की एक अन्य सूची भी बनाएं जिसमें प्राप्त लर्निंग आउटकम के सापेक्ष सही का निशान लगाएं। यह सूची कुछ इस प्रकार होगी। यह सूची भी दी गई है। यह तालिका कैसे बनाई जाएगी? इसमें क्रम संख्या दिया गया है, बच्चों के नाम दिए गए हैं, विषय हिंदी, विषय गणित। इसी तरह हमें हर विषय का बना लेना है। तो बच्चा कौन सा वर्ण पहचान रहा है, कौन से कॉलम जो लिखे हैं
वर्णों को पहचान रहा है, बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़ रहा है, 2 वर्णों के मात्रा वाले शब्दों को पढ़ रहा है, सरल वाक्य पढ़ रहा है। इसी तरह गणित वाले में है 1 अंकों की पहचान कर रहा है, 2 अंकों की संख्या पहचान रहा है, 1 अंकों का जोड़ कर रहा है, 2 अंकों का घटाव कर रहा है। इस तालिका के हिसाब से हमें एक तालिका और बनानी पड़ेगी और उसमें सही का निशान लगाना पड़ेगा। इस सूची में आप प्रत्येक बच्चे के सापेक्ष उस लर्निंग आउटकम में जिसमें बच्चे ने 3 अंक 100% प्राप्त किए हैं सही का निशान लगाते हुए उस माह व वर्ष को इंगित कर लें जब आपने यह जांचा है कि बच्चे के अधिगम स्तर की स्थिति क्या है। यह तालिका हमें यह बताती है कि विषयवार किन लर्निंग आउटकम पर कार्य करने की तुरंत आवश्यकता है ताकि बच्चा वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम से तारतम्य स्थापित कर सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि आरंभिक परीक्षण के परिणामों के आधार पर शिक्षक एक व्यापक योजना बनाए। बाद में शिक्षण के दौरान लगभग 50 दिन कार्य करने के पश्चात जब आप पुनः अधिगम स्तर की जांच करें तब इसी सूची में प्रत्येक बच्चे के सापेक्ष उस लर्निंग आउटकम में जिसमें बच्चे ने 3 अंक 100% प्राप्त कर लिए हैं सही का निशान लगाते हुए पुनः उस माह व वर्ष को लिख लें। इसी प्रकार आप प्रत्येक बच्चे की प्रोफाइल भी बना सकते हैं जिसमें विषयवार प्राप्त लर्निंग आउटकम के सापेक्ष सही का निशान लगाना होता है। इसके नमूने के लिए परिशिष्ट 2 देखें। ध्यानाकर्षण शिविर में परिशिष्ट 2 दिया गया है। आधारभूत, अब नंबर आता है आधारभूत शिविर या ध्यानाकर्षण शिविर का। सत्र के आरंभ में ही चिन्हांकित बच्चों के साथ चिन्हित मूलभूत लर्निंग आउटकम पर अगले 50 कार्य दिवस लगभग 2 माह लगकर कार्य किया जाए। इसे ध्यानाकर्षण शिविर कहते हैं कि 50 कार्य दिवस लगभग 2 माह हमको लगातार कार्य करना है। इसे ही ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में ध्यानाकर्षण शिविर कहा जाता है। इसे कार्यशाला के रूप में भी किया जा सकता है। इससे बच्चों के अधिगम स्तर में अंतर को कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। सत्र के प्रारंभ में ही इस प्रकार बच्चों के साथ कार्य करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि बच्चे वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम को भी सहजता के साथ पूरा करने लगते हैं। इन 50 दिनों में वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम पर कार्य न करके चिन्हित लर्निंग आउटकम पर ही कार्य किया जाए। ध्यानाकर्षण शिविर में शिक्षक को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर कार्य करना है। पहला है, इसके लिए पृष्ठ 18 पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के लिए नमूने के तौर पर समय सारणी दी गई है जिसमें प्रतिदिन 4 विषयों हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान हमारा प्रवेश पर कार्य किया जाएगा। प्रत्येक विषय पर प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा कार्य अवश्य किया जाए। ऊपर की गई चर्चा के आधार पर अपनी कक्षा के बच्चों को आवश्यकता अनुसार समूहों में बांट लें। समस्त चिन्हित आउटकम को 50 दिनों में विभाजित कर एक सूची बना लें। इस प्रकार यह तय कर लें कि किस दिन किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है। प्रत्येक दिन के लिए अपनी एक व्यवहारिक शिक्षण योजना बना लें। इसके अनुसार आवश्यक अधिगम सामग्री की उपलब्धता पूर्व में ही सुनिश्चित कर लें। बच्चों के साथ कार्य करने के लिए आवश्यक अभ्यास पत्रक वर्कशीट भी पहले से ही तैयार कर लें। यह ध्यान रहे कि यह एक सामान्य कक्षा शिक्षण नहीं है, इसलिए इसमें शैक्षिक व नवाचारी गतिविधियों का अधिकाधिक प्रयोग करें ताकि बच्चे रुचि के साथ कक्षा शिक्षण में प्रतिभाग कर सकें। और लास्ट बिंदु है, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी बच्चे में हीन भावना न आने पाए। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अब आता है नंबर 2, इसमें शैक्षिक सत्र के दौरान सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक अच्छा शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों की प्रगति का सतत आकलन करता है ताकि वह समय रहते निराकरण हेतु आवश्यक कदम उठा सके। आकलन के इस तरीके को रचनात्मक आकलन कहते हैं। इस प्रकार का आकलन शिक्षक को यह पता करने में मदद करता है कि बच्चे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं या फिर किन चीज़ों के साथ जूझ रहे हैं। इससे उन्हें अपने शिक्षण के तरीकों में सुधार या फेरबदल करने में मदद मिलती है। इसे सीखने के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कहते हैं। इस प्रकार शिक्षक सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही बच्चों के कठिनाई के बिंदु का पता लगा लेते हैं तथा उनका समय रहते ही निराकरण कर देते हैं।
इससे बच्चों के अधिगम स्तर में आने वाले अंतर या गैप की संभावना को ही समाप्त कर देते हैं। साथ ही वे बच्चों के व्यक्तित्व संबंधी अन्य आयामों जैसे नेतृत्व क्षमता, समूह के समक्ष बोलने की कला, आत्मविश्वास, खेल व अन्य गतिविधियों में प्रतिभा करना आदि पर भी दृष्टि रखते हैं ताकि उसमें भी निरंतर सुधार करते रहें। यह प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है, इसलिए इसे सतत एवं व्यापक आकलन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट भी कहते हैं। आगे हम उन रणनीतियों तथा तरीकों पर चर्चा करेंगे जो ऐसी परिस्थितियों में एक शिक्षक को अपनाना चाहिए। ये तरीके मुख्यतः एक शिक्षक को बच्चों में सीख स्तर में अंतर को कम करने तथा उन्हें कक्षा अनुरूप स्तर पर लाने में सहायक होंगे। यहीं पर भाग 2 खत्म होता है। इसके आगे जो है जो रणनीति और तरीका है उस पर हम भाग 3 में चर्चा करेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। तो आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और आपके लिए यह कितना उपयोगी सिद्ध होगा यह भी बताइएगा। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल गुरुजी प्राइमरी एजुकेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे हमारा भविष्य में आने वाला वीडियो भी आपको निरंतर मिलता रहे। धन्यवाद।